एक युद्ध जो सिर्फ नक्शों पर नहीं, हमारी जिंदगियों में लड़ा जा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि ईरान इजराइल की तनातनी आपके घर, आपकी गाड़ी और आपके भविष्य को कैसे प्रभावित कर सकती है? यह सवाल सिर्फ कूटनीति या टीवी बहसों तक सीमित नहीं है। आज 20 जून 2025 को यह हर उस इंसान के लिए प्रासंगिक है जो एक सुरक्षित दुनिया चाहता है। जब हम दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमले या ईरान की मिसाइलों की तस्वीरें देखते हैं, तो हम सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, बल्कि एक वैश्विक व्यवस्था का नाटक देख रहे होते हैं, जिसकी पटकथा कहीं और लिखी जा रही है, लेकिन किरदार हम सब हैं। ये संघर्ष दशकों के अन्याय, कब्जे और ताकत के प्रदर्शन की कहानी है, फिलिस्तीन के उन लोगों की जिनकी हर सुबह मातम से शुरू होती है, और उस परमाणु पाखंड की जहां इजराइल सैकड़ों बमों के साथ नैतिकता का पाठ पढ़ाता है, जबकि ईरान को ऊर्जा के अधिकार से भी वंचित किया जाता है। इस युद्ध की गूंज भारत के करोड़ों घरों तक पहुंचती है, जिनकी अर्थव्यवस्था होर्मुज जलमरु मध्य से गुजरने वाले तेल पर टिकी है। आज जब दुनिया दो खेमों में बंट चुकी है, तो सवाल है, सच किसके साथ है? क्या सच उस ताकत के साथ है जो दूतावास पर हमला करती है, या उस देश के साथ जो आत्मरक्षा में जवाब देता है? हमें भावनाओं से ऊपर उठकर तथ्यों को देखना होगा। कौन किसके साथ क्यों खड़ा है? भारत कहां खड़ा है? और क्या हम अन्याय पर खामोश रहेंगे? क्योंकि जब तोपें गरज रही हों, तो सच की आवाज और जरूरी हो जाती है। शतरंज की बिसात पर मोहरे सज चुके हैं। एक तरफ ईरान और उसका एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, दूसरी तरफ इजराइल और उसके पश्चिमी सहयोगी, खासकर अमेरिका। ईरान के साथ हैं सीरिया, हिजबुल्लाह, यमन के हूथी, इराक की शिया मिलिशिया और वैश्विक स्तर पर रूस, चीन, जो अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देना चाहते हैं। हालांकि प्रतिरोध का अक्ष सैन्य और आर्थिक रूप से बिखरा हुआ है। हिजबुल्लाह कमजोर हो चुका है, हूथी ध्यान भटकाने तक सीमित हैं, और रूस चीन का समर्थन सिर्फ कूटनीतिक बयानों तक है। इजराइल का खेमा छोटा लेकिन बेहद शक्तिशाली है। अमेरिका का बिना शर्त समर्थन, 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक, अत्याधुनिक हथियार और यूरोपीय देशों का कूटनीतिक कवच। यह समर्थन इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की परवाह किए बिना आक्रामक कदम उठाने की छूट देता है। सऊदी अरब, यूएई, मिस्र जैसे देश तटस्थ हैं। वे निंदा तो करते हैं, लेकिन खुलकर किसी पक्ष में नहीं आते। भारत भी इसी दुविधा में है। इजराइल से रणनीतिक, ईरान से ऐतिहासिक और ऊर्जा संबंध। यह तटस्थता दिखाती है कि दुनिया अब पुराने शीत युद्ध की तरह दो ध्रुवों में बंटने को तैयार नहीं है। ईरान का प्रतिरोध का अक्ष अब अपनी सबसे कठिन परीक्षा से गुजर रहा है। दीवारें दरक रही हैं, पकड़ कमजोर हो रही है। हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ है। 3000 से ज्यादा लड़ाके मारे गए, हथियार जब्त हुए, कमान और नियंत्रण कमजोर। गाजा में हमास की सैन्य क्षमता लगभग खत्म हो चुकी है। वह अब ईरान को कोई ठोस मदद नहीं दे सकता। इराक की मिलिशिया भी आंतरिक राजनीति और अमेरिकी दबाव के कारण खुलकर सामने नहीं आ पा रही है। यमन के हूथी सबसे सक्रिय हैं, लाल सागर में हमले कर रहे हैं, लेकिन उनकी क्षमता सीमित है। मिसाइलें अक्सर रास्ते में ही रोक ली जाती हैं। इन सब की सबसे बड़ी कमजोरी है ईरान पर निर्भरता। ईरान खुद प्रतिबंधों से जूझ रहा है, सहयोगियों को पहले जैसा समर्थन नहीं दे सकता। समन्वय की कमी, स्थानीय प्राथमिकताएं और संसाधनों की कमी प्रतिरोध के अक्ष को एक ढीला ढाला गठबंधन बना देती है, जो इजराइल अमेरिका की संगठित शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता। पहली नजर में इजराइल का खेमा मजबूत दिखता है। अमेरिका का अंधा समर्थन, अरबों डॉलर की सैन्य सहायता और कूटनीतिक सुरक्षा। लेकिन सतह के नीचे इजराइल का बढ़ता अकेलापन है। संयुक्त राष्ट्र में युद्ध विराम के पक्ष में लगभग सभी देश, इजराइल अमेरिका अलग थलग। गाजा युद्ध ने इजराइल की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाया है। दुनिया भर में प्रदर्शन, नैतिक हार। इजराइल की पूरी ताकत अमेरिकी बैसाखी पर टिकी है। ये उसकी सबसे बड़ी मजबूती भी है और कमजोरी भी। अमेरिका के भीतर भी समर्थन पर सवाल उठ रहे हैं। छात्र आंदोलन, डेमोक्रेटिक पार्टी में दबाव, भविष्य में नीति बदल सकती है। पड़ोसियों के साथ संबंध भी चुनौतीपूर्ण है। अब्राहम समझौते ठंडे पड़ गए। मिस्र जॉर्डन दबाव में, सऊदी अरब पीछे हटा। सैन्य जीत अस्थायी सुरक्षा दे सकती है, लेकिन बिना क्षेत्रीय स्वीकृति के इजराइल हमेशा एक किले में बंद देश बना रहेगा। जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागीं, पश्चिमी मीडिया ने इसे आक्रामकता कहा। बट क्या यह पूरी सच्चाई है? पहला सवाल, आत्मरक्षा का अधिकार। ईरान का हमला दमिश्क में उसके दूतावास पर इजरायली हमले का जवाब था।
अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत दूतावास पर हमला देश पर हमला है, तो जवाब देना गलत कैसे? दूसरा सवाल, परमाणु पाखंड। ईरान के पास परमाणु बम नहीं, फिर भी उस पर प्रतिबंध। इजराइल के पास सैकड़ों बम, कोई जांच नहीं, कोई एनपीटी नहीं। क्या यह दोहरा मापदंड नहीं? तीसरा सवाल, फिलिस्तीन। ईरान का दावा, उसका संघर्ष इजरायली नीतियों और फिलिस्तीनियों पर अत्याचार के खिलाफ है। जब दुनिया चुप है तो क्या किसी देश का समर्थन करना नाजायज है? इन सवालों के जवाब दिखाते हैं ईरान की कार्रवाई सिर्फ हमला नहीं, दशकों के अन्याय और पाखंड के खिलाफ प्रतिक्रिया थी। ये एक संप्रभु राष्ट्र द्वारा आत्मरक्षा का अधिकार था और उस वैश्विक व्यवस्था को चुनौती थी जो कुछ देशों को कानून से ऊपर मानती है। इस नजरिए से देखें तो ईरान का हमला मजबूर और शायद जरूरी कदम था, सोती दुनिया को जगाने के लिए। ईरान इजराइल संघर्ष ने भारत को धर्म संकट में डाल दिया है। एक तरफ इतिहास और सिद्धांत, दूसरी तरफ आर्थिक सामरिक हित, तीसरी तरफ इंसानियत। हमारा इतिहास हमें साम्राज्यवाद के खिलाफ खड़ा होना सिखाता है। हमने हमेशा फिलिस्तीन के आत्मनिर्णय का समर्थन किया है, लेकिन आज की हकीकत, भारत इजराइल रक्षा, कृषि, तकनीक में साझेदार, अमेरिका के साथ रणनीतिक संबंध, अरब देशों में लाखों भारतीय। ईरान का खुलकर समर्थन करना इन सबको नाराज कर सकता है, जिसका असर हमारी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर पड़ेगा। तेल और ऊर्जा सुरक्षा भी दांव पर है। ईरान से सस्ता तेल, होर्मुज जल्द मरु मध्य पर नियंत्रण। संघर्ष बढ़ा तो भारत में पेट्रोल डीजल महंगाई आसमान छू सकती है। भारत के लिए ईरान से अच्छे संबंध बनाए रखना आर्थिक आजादी और ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। इंसानियत का पहलू भी अहम है। भारत लोकतंत्र है, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है। गाजा के मानवीय संकट पर चुप रहना हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है। भारत को संतुलन साधना होगा, आर्थिक हितों की रक्षा, ऐतिहासिक सिद्धांतों पर कायम रहना, शांति की अपील और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। अगर ईरान हारता है तो भारत, फिलिस्तीन और पूरे मध्य पूर्व पर इसका असर विनाशकारी होगा। सबसे पहले फिलिस्तीनी प्रतिरोध अकेला पड़ जाएगा। इजराइल को कब्जा मजबूत करने की छूट, फिलिस्तीनियों का स्वतंत्र राष्ट्र सपना खत्म। दूसरा, अमेरिकी इजरायली प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा। कोई देश चुनौती नहीं देगा। तेल गैस संसाधनों पर पश्चिमी कब्जा, भारत की ऊर्जा सुरक्षा खतरे में। तीसरा, परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ेगा। ईरान परमाणु हथियार बनाने की ओर बढ़ सकता है। क्षेत्र में हथियारों की होड़, एक छोटी गलती भी विनाशकारी युद्ध को जन्म दे सकती है। भारत के लिए मध्य पूर्व की अस्थिरता से आतंकवाद बढ़ेगा। कश्मीर जैसे क्षेत्रों में तनाव, चाबहार बंदरगाह जैसी परियोजनाएं खतरे में। ईरान की हार पूरे क्षेत्र की संप्रभुता, फिलिस्तीनियों की उम्मीदों और भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं के लिए दुःस्वप्न होगी। यह सिर्फ एक देश की हार नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की हार होगी। आज जब हम ईरान इजराइल संघर्ष देख रहे हैं तो निराशा स्वाभाविक है। लगता है ताकतवर देश जो चाहे कर सकते हैं, आम इंसान की आवाज दब जाती है। लेकिन इतिहास गवाह है, अंधेरे में उम्मीद की सबसे छोटी किरण भी चमकती है। आज जब दुनिया अन्याय और दोहरे मापदंडों से जूझ रही है तो चुप रहना भी अपराध में भागीदारी है। बोलना, सवाल पूछना, सच के साथ खड़ा होना ही सबसे बड़ी क्रांति है। यह लड़ाई सिर्फ ईरान या फिलिस्तीन की नहीं, हम सब की है। न्याय और अन्याय, समानता, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के अधिकार की। अगर हम आज चुप रहे तो कल जब अन्याय हमारे दरवाजे पर आएगा तो हमारे लिए बोलने वाला कोई नहीं बचेगा। हमें अपनी सरकारों पर दबाव बनाना होगा कि वे कूटनीति में सिद्धांतों को आर्थिक हितों से ऊपर रखें और एक वैकल्पिक विमर्श खड़ा करना होगा। हमें हर तरह के जुल्म के खिलाफ खड़ा होना होगा, चाहे वह किसी भी देश या धर्म के नाम पर हो। आइए हम सब उस क्रांति का हिस्सा बने, क्योंकि जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो खामोशी गुनाह बन जाती है और बोलना इबादत।